गुलशन 13D के जिस मकान का डॉक्टर नौशाद ने पता बताया था उस तक पहुंचना कोई मुश्किल न था। आबिर ने बासानी मतलूबा मकान को ढूंढ निकाला। दरवाजे पर डॉक्टर नौशाद की नेम प्लेट नस्ब थी। नाम के साथ होम्योपैथी की डिग्री दर्ज थी। ये घर जिसमें अब डॉक्टर नौशाद क़याम पजीर था, चंद साल कबल ये किसी बेवा औरत की मिल्कियत था। वो बेवा औरत डॉक्टर नौशाद की दूर की अजीजा थी। डॉक्टर ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे राम किया और बहैसियत किराएदार उस मकान में रिहाइश पजीर हुआ। 1 साल के अरसे में वो बेवा चढ़ बसी। उसका कोई वारी वारिस न था। डॉक्टर नौशाद पहले ही मकान पर काबिज था। उसके मरते ही जालसाजी से यह मकान अपने नाम करा लिया। इस तरह लाखों का मकान एक कौड़ी दिए बिना उसका हो गया। डॉक्टर नौशाद जालसाजी का माहिर था। होम्योपैथी की डिग्री भी उसके पास जाली थी। उसने एक इदारे से खतो किताबत पर मुबनी होम्योपैथी का कोर्स कर रखा था। घर पर ही उसने एक कोने में होम्योपैथी की दवाएं रख छोड़ी थी। उस घर में कोई मरीज आता था न डॉक्टर किसी को कोई दवा देता था। उसकी आमदनी का जरिया क्या था ये बात किसी को मालूम न थी। डॉक्टर नौशाद भी अपने बारे में ये बात यकीन से नहीं कह सकता था कि उसका जरिया माश फला चीज है। वो वसी ताल्लुकात रखता था, चब जुबान और खुशामदी था। सामने वाले की जरूरत समझकर उसकी जरूरत पूरी करना उसकी जिंदगी का मकसद था। इस हाजत रवाई के एवज अपना उल्लू सीधा करना उस शख्स को खूब आता था। किसको किस तरह कैश किया जा सकता है इस आर्ट से वो अच्छी तरह वाकिफ था। अब उसने आबिर पर जाल डाला था। घंटी की आवाज सुनते ही वो बताते खुद गेट पर आया। गेट खोला तो सामने आबिर खड़ा नजर आया। वो बड़े तपाक से उससे मिला, गले से लगाया और उसके बरवक्त पहुंचने की तारीफ की और उसका हाथ पकड़कर बड़ी अपनाइयत से घर के अंदर लाया। अरे भाई चांदनी, देखो आबिर आए हैं। डॉक्टर नौशाद ने दूर ही से आवाज लगाई। चांदनी कहीं से निकलकर फौरन सामने आई। आबिर ने उसे देखकर सलाम किया और उसके आगे सर झुका दिया। चांदनी ने उसके सर पर हाथ रखने के बजाय कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, आबिर माशाअल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हो। शुक्रिया आंटी। आबिर अपनी पजीराई पर खुश हुआ। अरे लड़कियों चलो बाहर आओ, देखो कौन आया है। सबसे पहले दौड़ती हुई शाइस्ता आई। ओह, आबिर भाई आए हैं। शाइस्ता के बाद एक एक करके सब लड़कियां बाहर आ गईं। नहीं आई तो मलका, जिसे देखने के लिए वो तड़प रहा था और जिससे मिलने की आरज़ू उसे यहाँ तक खींच लाई थी। अरे भाई, क्या आबिर मियाँ को बाहर ही खड़ा रखोगे? इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ। डॉक्टर नौशाद बोला। नहीं अब्बू, हम लॉन्च में बैठेंगे। ड्राइंग रूम में तो गैरों को बिठाया जाता है। शाइस्ता ने बड़ी अपनाइयत से कहा। अच्छा बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। डॉक्टर नौशाद अंदर जाते हुए बोला। बाप के वहां से हटते ही शाइस्ता एंड कंपनी ने आबिर को अपने हिसार में ले लिया और उसे लेकर लाउंज की तरफ बढ़ी। जब ये लड़कियां उसे लिए लाउंज में दाखिल हुई तो सामने नजर पड़ते ही आबिर का दिल शिद्दत से धड़कने लगा। वो कयामत उसके सामने खड़ी थी। खुले बाल, मेकअप से आरी चेहरा, सादा से कपड़े, यूं लगता जैसे कुछ देर कबल नहा कर निकली हो। वो सादा कपड़ों में बगैर मेकअप के भी जगमगा रही थी, जबकि दीगर बहनें खुसूसन शाइस्ता और फाखरा खूब बनी ठनी और जदीद तराश खराश का लिबास जेब तन किए हुए थीं। इसके बावजूद उनके हुस्न के चांद बुझे हुए थे। आबिर खड़ी हुई कयामत की तरफ तेजी से बढ़ा। मलका पर उसकी निगाहें जमी थी। इस वक्त इसके सिवा उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो उसके करीब पहुंचकर ठहर गया। बात करने से ज्यादा उसे नजरों में भरने से दिलचस्पी थी, लेकिन इतने ढेर सारे लोगों में उस पर नजरें जमाना आसान न था। लिहाजा वो रस्मन बोला, कैसी हैं मलका? जी मैं ठीक हूँ, मलका ने धीरे से कहा। लो जी आपी, फाखरा शाइस्ता से मुखातिब होकर बोली। आबिर को अभी तक यही नहीं मालूम हुआ कि मलका कैसी हैं। अरे जनाब, सब जानते हैं कि हम बहनों में वो सबसे अच्छी है। फाखरा, शाइस्ता ने उसकी चुटकी लेने पर तिरछी नजरों से देखा। ओके आपी, फाखरा ने सर झुकाते हुए कहा। आबिर बेटा, बहुत अच्छा लगा कि तुम हमारे घर आए। चांदनी ने मुस्कुराते हुए उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। आंटी, मुझे खुद यहाँ आकर बेइंतहा खुशी हुई, आबिर ने सोफे पर बैठते हुए कहा। और मुझे बड़ा रंज है कि इन लोगों ने आपको बुलाने में इतनी देर क्यों की। डॉक्टर नौशाद ने लाउंज में दाखिल होते हुए कहा। कोई बात नहीं अंकल, आबिर मलका की तरफ देखते हुए बोला। शाइस्ता, भाई को घर दिखाओ। चांदनी का लहजा मायने खेज था, जिसे शाइस्ता ने तो समझा, लेकिन आबिर की समझ में कुछ न आया। आइए आबिर भाई, शाइस्ता ने आबिर को इशारा किया। हम आपको अपना गरीब खाना दिखाएं। मलका आओ। आबिर के लिए आखिरी बात बहुत अहम थी। वो फौरन खड़ा हो गया।
आबिर का ख्याल था कि बकिया बहनें भी साथ निकलेंगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। शाइस्ता और मलका के सिवा कोई ना उठा। शाइस्ता ने सबसे पहले अपना कमरा दिखाया। उस कमरे में मलका भी उसके साथ रहती थी। ये दरमियाने साइज का अच्छा सजा सजाया कमरा था। आबिर भाई, ये है हमारा नशेमन, शाइस्ता ने हंसते हुए कहा। जबरदस्त, आबिर पुरजोश अंदाज में बोला। बैठी, मलका ने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा। बैठेंगे, पहले इन्हें पूरा घर दिखा दें वरना अम्मी चीखेंगी, शाइस्ता ने कहा। मलका, आपके पास मोबाइल नहीं है? आबिर ने अचानक सवाल किया। इससे कबल के मलका कोई जवाब देती शाइस्ता बोली। आबिर भाई, बस कुछ न पूछें, ये मोबाइल की दुश्मन है। अभी तक 4-5 मोबाइल गुम कर चुकी है या तोड़ चुकी है। अब्बू ने दुबई से एक आला मोबाइल इसको ला कर दिए थे। कोई नहीं आपी, मलका ने एहतजाज तो किया, लेकिन उसमें जोर नहीं था। शाइस्ता भी जवाब देने की तैयारी में थी कि फाखरा अंदर दाखिल हुई और बोली, आपी अम्मी बुला रही हैं। अच्छा, शाइस्ता तीर की तरह कमरे से निकल गई। आबिर का ख्याल था कि शाइस्ता की जगह फाखरा ले लेगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। फाखरा भी उसके साथ चली गई। ये एक जबरदस्त मौका था। मलका कमरे में तन्हा रह गई थी। पता नहीं ये मौका कसदन अता किया गया था या फिर ऐसा गलती से हुआ था। जो भी था, इस अता से फायदा उठाया जा सकता था। मलका, तुमसे बात करनी मुश्किल हो गई है, तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए। अच्छा, मैं ले लूंगी, मलका ने लापरवाही से कहा। मलका, मैं तुम्हें देखे और तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता, आबिर बेताबाना लहजे में बोला। मुझे तुम्हारे बारे में क्या जानना चाहिए जो मैं नहीं जान सका? मुझे बताओ, उस दिन बात पूरी ना हो सकी थी। बात तो अभी पूरी ना हो सकेगी, बस कोई आया ही चाहता है। मलका ने दरवाजे की तरफ देखा। फिर हम कहाँ मिलें और कैसे मिलें? आबिर बोला। कॉलेज के गेट पर, मलका ने रास्ता दिखाया। आबिद ये सुनकर एकदम खुश हो गया। उसने फौरन कॉलेज का नाम और वक्त पूछ लिया। इससे कबल के दोनों में मजीद कोई बात होती, शाइस्ता और फाखरा दोनों बातें करती हुई अंदर आ गई। अरे मलका, तुम यहीं बैठी हो? हम समझ रहे थे कि तुमने पूरा घर दिखाया होगा। नहीं आपी, मैं आपका इंतजार कर रही थी। गुड गर्ल, फाखरा ने खुशी का इजहार किया। फिर तीनों ने उसे अपना घर दिखाया। आबिर को अब इस घर से दिलचस्पी ना रही थी। वो यहाँ मलका के लिए आया था, उसे देख लिया था और आइंदा मुलाकात की राह भी साफ हो गई थी। बहरहाल यहाँ आया था तो रस्म तो निभाना थी। वो उनके साथ हंसी खुशी महव खराम रहा। खूब से होकर खाना खाया, मजे की कॉफी पी और अपने घर की राह ली। वो देर गए घर पहुंचा। घंटी बजाने पर जिसने दरवाजा खोला, उसे देखकर वो एकदम सहम गया। ये तुम्हारे घर आने का वक्त है, अली निसाब ने लहजा सख्त किए बिना कहा। जी अब्बू, देर हो गई, वैसे मैं अम्मी को बताकर गया था। आबिर ने नाज़रीन की तरफ मदद तलब नजरों से देखा जो अली निसार के पीछे खड़ी थी। तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? अली निसार ने पूछा। अब्बू, एक दोस्त के यहाँ से आ रहा हूँ, उसने खाने पर बुलाया था। मुझे जरा उसका नंबर देना। इस वक्त रात के 2 बजे हैं, ये खाने का कौन सा वक्त है? अली निसार के लहजे में अब गुस्सा दर आया। अच्छा, बात कर लीजिएगा। नाज़रीन ने मामला संजीदा होते देखकर मदाखलत की। अब ये आपका जमाना तो है नहीं कि अपने वक्त पर डिनर खत्म हो जाए। ये नई पौध है, इसे वक्त की कदर है ना अदराक। आबिर, तुम आइंदा इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहोगे, सुन लिया तुमने? अपने तमाम मनुष्य दोस्तों को बता देना। जी अम्मी, आबिर ने इंतहाई फर्माबरदारी से कहा। और इस तरह नाज़रीन ने अपनी तदबीर से आबिर के सर घूमती शामत को टाल दिया। लेकिन यह मसला ज्यादा दिन टलने वाला न था। अली निसार संजीदा हो चुके थे। वो आबिर को मजीद वक्त देना नहीं चाहते थे। उन्हें आबिर के लैलो निहार का बिल्कुल पता न था। बस वो इतना ही समझ रहे थे कि वो लाउबाली तबीयत, एक सुस्तुल वजूद लड़का है। जब तक उसके गिर्द घेरा तंग न किया जाएगा, उसके सुधरने का इम्कान नहीं। यही वजह थी कि उन्होंने बराह रास्त बाज पुरस शुरू कर दी थी। एक दिन आबिर ने मलका के बताए हुए वक्त पर कॉलेज का चक्कर लगाया। ये छुट्टी का वक्त था। लड़कियां तेजी से कॉलेज के गेट से बाहर आ रही थीं। आबिर वहां काफी देर तक खड़ा रहा, लेकिन मलका उसे नजर नहीं आई। शायद वो आज कॉलेज ही नहीं आई थी। उसने वहीं खड़े खड़े शाइस्ता को फोन किया। इधर उधर की बातों के बाद मलका का जिक्र छेड़ा। शाइस्ता ने बताया कि आज वो कॉलेज नहीं गई, उसकी तबीयत खराब है। क्या हुआ? आबिर ने फिक्रमंदी से पूछा। अरे ऐसी कोई बात नहीं, नजला वगैरह है। नजले में थोड़ा बहुत बुखार तो हो ही जाता है, शाइस्ता ने बेनियाजी से जवाब दिया। फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आया, वो बोली, हाँ वो अब्बू आपके बारे में पूछ रहे थे, शायद वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। कोई खास बात? आबिर की छठी हिस्स जागी। मुझे क्या पता, शाइस्ता ने कुछ इस अंदाज में कहा कि आबिर मशकूक हो गया। बताए ना, आपको सब पता है, आबिर बोला। मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस इतना ही कहा कि किसी दिन आबिर को चाय पर बुलाओ। शाइस्ता इतना कहकर हंसी। अच्छा ठीक है, बताएं कब आऊं? नेक काम में भला देर किस बात की, आज शाम में आ जाए। इस वक्त आप कहाँ हैं? जी घर पर हूँ, आबिर ने पूरे यकीन से झूठ बोला।
یہ آسانی موبائل فون کی فراہم کردہ تھی۔ چلیے پھر پکا شام کو آ رہے ہیں آپ؟ شائستہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، عابر نے فوراً حامی بھر لی۔ ڈاکٹر نوشاد نے شام کو چائے پر بلا کر عابر سے جو کچھ کہا وہ اس کے لیے انتہائی خوشکن تھا، لیکن اسی رات کھانے پر علی نثار نے عابر سے جو کچھ کہا اسے سن کر عابر کی سٹی گم ہو گئی۔ انجو گھر میں نہیں تھی، آخر وہ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ مائی پنکھی نے پورا گھر چھان مارا۔ گھر ہی کتنا بڑا تھا، 2 کمرے اور 1 صحن۔ اس نے احتیاطاً غسل خانہ اور بیت الخلا بھی دیکھ لیا، انجو کہیں نہ تھی۔ اب مائی پنکھی کو تشویش ہوئی۔ اس نے پریشانی میں 2-3 چکر صحن کے لگائے۔ صحن میں نیم کی زرد پتیاں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے صحن کے درمیان رک کر نیم کے پیڑ پر نظر ڈالی، غصے میں کچھ بڑبڑائی اور یکدم زور سے چیخی، انجو تو کہاں مر گئی؟ کوئی جواب نہ آیا۔ وہ باورچی خانے کی طرف بڑھی، ہنڈیا کے پانی میں ابال آ گیا تھا۔ اس نے لکڑیاں پیچھے کر کے آگ مدھم کی اور ایک جلتی لکڑی ہاتھ میں پکڑ کر صحن میں آئی۔ جلتی لکڑی سے اس نے مثلث نما حصار کھینچا، پھر چپل اتار کر اس حصار میں بیٹھ گئی۔ جلتی لکڑی اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے 3 بار لکڑی زمین پر ماری۔ اسی وقت انجو چھت سے نیچے کودی اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ مائی پنکھی نے انجو کی لال آنکھوں میں نظریں گاڑ دیں۔ انجو کی آنکھوں میں اسے جس شخص کی تصویر نظر آئی اسے دیکھ کر خود مائی پنکھی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ جس وقت مائی پنکھی حوالات میں ایک ہاتھ آنکھ پر رکھے لیٹی تھی اور کوے پورے تھانے میں ایک ہنگامہ کیے ہوئے تھے، تب وہ یہاں آیا تھا۔ وہ جادو ٹونے اور عملیات کا ماہر تھا۔ وہ باقاعدہ مائی پنکھی کا شاگرد نہ تھا، لیکن جب بھی اسے ضرورت ہوتی وہ مائی پنکھی سے مشورہ لینے آ جاتا تھا۔ بچپن میں چیچک نکلنے سے اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔ وہ ایک آنکھ کا تھا اور اس ایک آنکھ میں دنیا بھر کا میل بھرا تھا۔ بے اولاد عورتوں کو اپنے جال میں پھنسا کر اپنا الو سیدھا کرتا، پھر ان مت ماری عورتوں کو ایسے عمل بتاتا کہ وہ دین کی ہے تینا دنیا کی۔ وہ انتہائی شاطر شخص تھا، موقع پرست اور چکر باز۔ اس کا نام چکرم تھا۔ جب صبح وہ مائی پنکھی کے گھر پہنچا تو خلاف توقع مائی پنکھی کو غائب پایا۔ دروازہ کھلا تھا۔ دروازہ کھلا ہونا کوئی حیرت کی بات نہ تھی، حیرت کی بات یہ تھی کہ گھر خالی پڑا تھا۔ چکرم مائی پنکھی سے ایک بے اولاد عورت کے سلسلے میں مشورہ کرنے آیا تھا۔ ایک عمل کے سلسلے میں اسے مائی پنکھی کی اجازت بھی درکار تھی۔ اس نے پورا گھر دیکھ لیا، مائی پنکھی گھر میں موجود نہ تھی۔ چکرم نے سوچا کہ شاید مائی پنکھی کہیں آس پاس گئی ہے، لہٰذا وہ اس کے انتظار میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ وقت گزاری کے لیے اس نے چرس بھری سگریٹ جیب سے نکالی اور سلگا کر گہرا کش لیا۔ تب اس کی آنکھیں کالے منہ کی سفید بلی پر پڑی۔ وہ ابھی کمرے سے نکلی تھی۔ اس بلی کو چکرم نے ایک آدھ بار اس گھر میں دیکھا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کا مائی پنکھی سے کوئی خاص تعلق ہے۔ اس نے انجو کو غور سے دیکھا تو وہ ایک دم سے انتہائی کام کی دکھائی دی۔ ایک عمل کے لیے اسے ایک بلی کی ضرورت تھی، یہ بلی اسے خاص دکھائی دی تھی۔ وہ چارپائی کے نزدیک آ کر ایک پائے سے اپنا جسم رگڑنے لگی۔ چکرم کے شاطر ذہن نے فوراً ایک منصوبہ ترتیب دے دیا۔ وہ تیزی سے گھر کے باہر بھاگا۔ قریب کی دکان سے اس نے دودھ کا پیکٹ خریدا۔ گھر واپس آیا، سفید بلی چارپائی کے پائے سے لگی بیٹھی تھی۔ چکرم نے باورچی خانے سے ایک پیالہ اٹھایا، پیکٹ کھول کر دودھ پیالے میں ڈالا، جیب سے ایک پڑیا نکالی، کھول کر اس کا پاؤڈر دودھ میں ملایا اور دودھ سے بھرا پیالہ سفید بلی کے سامنے رکھ دیا۔ دودھ دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر تیزی سے دودھ میں منہ ڈال کر اسے پینے لگی۔ بلی کو دودھ پیتے دیکھ کر چکرم کی اکلوتی آنکھ میں نشہ بھر گیا۔ توقع کے مطابق سفید بلی دودھ پینے کے بعد 5 منٹ کے اندر مدہوش ہو گئی۔ اب یہاں ٹھہرنا بیکار تھا۔ اس نے دودھ کا خالی پیالہ اٹھایا، اسے نلکا کھول کر پانی سے اچھی طرح دھویا، باورچی خانے میں اسی طرح رکھ دیا جس طرح رکھا تھا۔ دودھ کا خالی پیکٹ اٹھا کر باہر آیا۔ چکرم نے اپنے پاس موجود ایک کپڑے کے تھیلے میں بے ہوش پڑی بلی کو ڈالا، خالی پیکٹ بھی اسی میں رکھ دیا اور تھیلا اٹھا کر گھر سے چل دیا۔ چکرم نے اپنے جرم کا کوئی ثبوت پیچھے نہ چھوڑا تھا۔ بلی بے ہوش تھی، اس لیے اس کے تھیلے سے باہر آنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے تھیلا اپنے بیڈ پر رکھا اور پھر اسے اٹھا کر الٹ دیا۔ اس کا خیال تھا کہ بلی ابھی 10-15 منٹ سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گی۔ ممکن ہے ایسا ہی ہوتا، لیکن اسی وقت مائی پنکھی نے اس کا نام لے کر پکارا، انجو! وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے چکرم کو دیکھا، غصے سے میاؤں کی آواز نکالی اور بیڈ سے نیچے چھلانگ لگانے کو تھی کہ چکرم کو چکر آ گیا۔ ایک قیمتی بلی کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر اس نے لپک کر دروازہ بند کر دیا اور بلی کی طرف بڑھا۔ اس سے قبل کہ وہ بلی کو پکڑتا اس نے بیڈ سے چھلانگ لگائی۔ چکرم کی وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ چھلانگ لگا کر کیا کرنے والی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس کی پہنچ سے دور ہونے کے لیے الماری پر جس لگا کر خود کو محفوظ کر لے گی، لیکن اس نے ایک ایسا کام دکھایا کہ چکرم کی حواس باختہ ہو گئے۔ بلی نے چکرم کے چہرے کو نشانہ بنایا
और इस कदर फुर्ती और चाबकदस्ती से पंजा मारा कि उसकी आंख शदीद लहू लुहान हो गई। वो आंख पर हाथ रखकर बेड पर बैठा। इतने में सफेद बिल्ली खिड़की पर चढ़ी और बाहर कूद गई। ये वो वक्त था जब माई पंखी ने कुछ पढ़ते हुए जलती लकड़ी जमीन पर मारी थी। तब अंजू छत से कूद कर उसके सामने आ बैठी थी। अंजू का एक पंजा खून आलूद था और आंखों में चकलम की तस्वीर नजर आ रही थी। माई पंखी को मालूम हो चुका था कि अंजू को किसने अगवा किया था और वो उसका क्या हशर करके आई है। माई पंखी ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा और बोली, वारी अंजू, तूने क्या खूब कमाल किया। माई पंखी हिसार से निकल आई और चारपाई पर आकर बैठ गई। अंजू उसके कदमों में लौटने लगी। अंजू, मैं भूखी हूँ, माई पंखी ने चारपाई से उठते हुए कहा। फिर उसने हिसार में मौजूद लकड़ी उठाई। वो बुझ चुकी थी। उसने बावर्ची खाने में पहुंचकर दोबारा आग भड़काई और पेड़ी पर बैठकर अंजू का इंतजार करने लगी। कुछ देर में हंडिया में मौजूद स्याह महलूल में उबाल आ गया था और अंजू मुंह में कव्वा दवाए दरवाजे पर मौजूद थी। चाय पीने के बाद डॉक्टर नौशाद ने आबिर का हाथ पकड़ा और बोला, आओ बेटा। फौरन आबिर उठ गया। डॉक्टर नौशाद उसे ड्राइंग रूम में ले आया, जबकि घर के दीगर अफराद डाइनिंग रूम में बैठे रह गए। आबिर की समझ में नहीं आ रहा था कि डॉक्टर नौशाद उसे अचानक महफिल से क्यों उठा कर लाया है। वो अच्छा खासा मलका के हुस्न से अपने दिल का करार कशीद कर रहा था। मलका भी गाहे गाहे पलके उठाकर गहरी नजरों से उसे देख लेती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर नौशाद ने उसकी नजरों की चोरी को पकड़ लिया और अब वो अलहदगी में उसे समझाना या तंबी करना चाहता था। आबिर ने सोच लिया था कि अब चाहे जो हो, वो किसी तौर मलका से दस्तबरदार नहीं होगा। वहाँ मामला ही कुछ और निकला। डॉक्टर नौशाद ने जो बात की वो इंतहाई खुशकुन थी। उसने ड्राइंग रूम में बैठते ही आबिर की तरफ मुस्कुरा कर देखा और बिला तमीज बोला, बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर के दामाद बन जाओ। ये तो नेकी और पूछ पूछ वाला मामला था। आबिर तो पहले ही उधार खाए बैठा था। ये सुनते ही उसके मन में लड्डू फूटने लगे। उसने खुश होकर कहा, अंकल, ये आपकी जर्रा नवाजी है। एक बात और तुमसे कहना चाहूंगा कि इस घर में 7 बेटियां हैं। तुम जिसको पसंद करोगे वो तुम्हारे निकाह में दे दी जाएगी। डॉक्टर नौशाद ने बड़ी फराग दिली का सबूत दिया। आबिर के लिए अब कोई मुश्किल ना रही थी। अब तक वो जिन मराहिल से गुजरा था, इससे अंदाजा होता था कि ये लोग मलका से बतौर खास उसका फासला बरकरार रखना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर नौशाद के इस बयान ने इस दिल्ली को जो बहुत दूर नजर आती थी अचानक करीब कर दिया था। लिहाजा उसने बड़ा तामुल इंतहाई साफगोई से कहा, अंकल, मुझे मलका पसंद है। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। डॉक्टर नौशाद ने दरख्वास्त मंजूर करने में जरा देर न की। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, अब मैं चाहूंगा कि तुम अपने वालिदैन को इस रिश्ते के लिए भेजो। जी अच्छा, आबिर ने तशक्कुर आमेद लहजे में कहा। मैं घर जाते ही अपनी अम्मी से बात करूंगा। और जब रात के खाने पर आबिर ने डरते डरते नाज़नीन और अली निसार से मुखातिब होकर धीरे से कहा, अम्मी अब्बू, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर अली निसार मुंह में निवाला रखना भूल गए और नाज़नीन के हाथ से चमचा छूट गया। क्या? दोनों ने बेवक्त कहा। अब्बू, आप चलकर उन लोगों से मिल लें। आबिर ने उनकी हैरत को नजरअंदाज करके कहा, वो कौन बेवकूफ लोग हैं जो तुम्हें बेटी दे रहे हैं? अली निसार के लहजे में तलखी दर आई। अब्बू, वो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्हें बेवकूफ न कहें। आबिर ने हिमायत की। क्या वो ये जानते हैं कि तुम एक निकट्ठू लड़के हो? कोई नौकरी, कोई मुलाजमत तुम्हारे पास नहीं। एक बेरोजगार शख्स को वो कैसे अपनी बेटी दे रहे हैं? जरूर लड़की में नुक्स होगा। अली निसार ने जो कहा ठीक कहा। अब्बू, लड़की मैंने देखी है, वो बहुत खूबसूरत है और कॉलेज की तालिबा है। उसमें कोई नुक्स नहीं, आबिर ने बताया। आबिर, जरूर कुछ ताल में काला है, नाज़नीन ने कहा। अभी शादी के चक्करों में ना पड़ो बेटा, कुछ काम वाम करो। अम्मी, आप एक बार उन लोगों से जाकर मिल तो लें, आबिर ने कहा। मैं तो जाने के लिए तैयार नहीं, तुम्हारी माँ जाना चाहे तो ले जाओ, अली निसार ने फैसला कुन अंदाज में कहा। अम्मी अब्बू, आप दोनों को चलना होगा। मैंने उनसे वादा किया है कि आप लोग रिश्ता मांगने आएंगे, आबिर ने समझाने की कोशिश की। अजनबी लोग एक बेरोजगार लड़के को रिश्ता देने पर रजामंद हैं, तो समझ लेना चाहिए कि इसके पीछे जरूर कोई गोलमाल है। मैं किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा। तुम ऐसा करो बेटा, जाकर घर दामाद बन जाओ। अली निसार इतना कहकर डाइनिंग टेबल से उठ गए। आबिर ने अपनी माँ की तरफ देखा तो नाज़नीन ने बहुत साफ लहजे में कहा, तुम्हारे अब्बू ठीक कहते हैं। फिर आप मेरा फैसला भी सुन लें। अगर आप लोग ना गए तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। तुमने अच्छा किया कि खुद घर छोड़ने का फैसला कर लिया। मैं तुम्हारे निकट्टूपन से तंग आ चुका हूँ। मैं ये बात खुद तुमसे कहने वाला था। तुम खुशी से ये घर छोड़ दो, अभी इसी वक्त, अली निसार ने तौलिया से हाथ पोंछते हुए कहा। ये बात सुनकर आबिर की सिट्टी गुम हो गई। उसे हरगिज़ उम्मीद न थी कि अली निसार उसकी धमकी को इस कदर संजीदगी से लेंगे। उसका ख्याल था कि वो उनका इकलौता बेटा है, वो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे
कि वो घर छोड़ दे, लेकिन इस वक्त तो मामला इंतहाई संगीन हो गया था। अब उसे हर कीमत पर घर छोड़ना था। मलका की कशिश ने इस फैसले पर अमल दरामद को आसान बनाया और वो बिना सोचे समझे घर से निकल गया। रात के 12 बजे जब आबिर डॉक्टर नौशाद के घर पहुंचा तो घर में खलबली मच गई। बेटा खैरियत तो है? डॉक्टर नौशाद ने गेट खोलकर उससे पूछा। अंकल मैं घर छोड़ आया हूँ, आबिर ने बड़े सपाट लहजे में कहा। कोई बात नहीं, ये घर भी तुम्हारा है। डॉक्टर नौशाद की बात सुनकर आबिर की धड़कते दिल को करार आया। शुक्रिया अंकल, आबिर ने मुतमईन लहजे में कहा। डॉक्टर नौशाद उसे अंदर ले आया। देखते ही देखते सब लोग लाउंज में इकट्ठा हो गए। मलका समेत सबकी खुशी दीदनी थी। आबिर भी खुश था। उसे नहीं मालूम था कि आइंदा उसके साथ क्या होने वाला है। फिलहाल तो ये हुआ कि अगले दिन रात को 2 गवाहों की मौजूदगी में घर पर ही निकाह कर दिया गया। शाइस्ता और मलका जिस कमरे में रिहाइश पजीर थी, वहां से शाइस्ता को निकाल दिया गया। रात को जब आबिर उजला उर्सी में दाखिल हुआ तो उसे यकीन न आया कि जो काम उसे इंतहाई मुश्किल नजर आ रहा था वो पलक झपकते में हो गया था। किसी मर्द शातिर ने मलका सबा को माबैद उसकी खिदमत में पेश कर दिया था। वो मर्द शातिर कोई और नहीं, लड़की का बाप डॉक्टर नौशाद था। नाम ऐसा अच्छा, शक्ल इंतहाई मकरवो और करतूत एकदम से आबिर के बारे में उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना आसान टारगेट साबित होगा। वो तो किसी पके फल की तरह उसकी झोली में आ गिरा था। ससुर दामाद दोनों खुश थे, दोनों अपनी जगह मुतमईन थे, दोनों को अपनी मंजिल तक पहुंचना आसान लगा था। आबिर तो बेइंतहा खुश था। जो चीज उसे 24 साल में भी हासिल होती नजर नहीं आ रही थी वो 24 घंटे में हासिल हो गई थी। कमरे में दाखिल होने के बाद आबिर ने दरवाजा बंद किया और वहीं खड़ा हो गया। बेड पर मलका बैर बहूटी की सूरत मौजूद थी। उसका सर झुका था और सुकड़ी सिमटी बैठी थी। दरवाजा बंद होने की आवाज पर उसने जरा सा अपने सर को उठाया था और फिर झुका लिया था। आबिर आंखों में ख्वाब सजाए किसी फिल्मी हीरो के अंदाज में बेड की तरफ बढ़ा। उसने बुलंद आवाज में सलाम किया और मलका के नजदीक बेड पर बैठ गया। डॉक्टर नौशाद ने उसे इस घर का दामाद बनने की दावत दी थी, लेकिन वो घर दामाद बन गया। उसके पास कुछ ना था, वो घर से खाली हाथ निकल आया था। उसने अपने कपड़े तक ना उठाए थे। बाप ने उसे निकट्ठू कहा था और घर से निकल जाने की हिदायत की थी। वो अपनी अना में घर की कोई चीज अपने साथ ना लाया था, लेकिन यहाँ उसे बहुत कुछ मिल गया था। कमरे में आने से पहले शाइस्ता ने उसे एक छोटी मखमली डिबिया दी थी जिसमें सोने की अंगूठी थी। वो शर्मिंदा था। जो काम उसे करने चाहिए थे वो ससुराल के लोग कर रहे थे। उसने एक नजर सर झुकाए मलका को देखा और फिर दोनों हाथों से बहुत धीरे से घूंघट उलट दिया। घूंघट उलटते ही रोशन कमरा मजीद रोशन हो गया। एकदम बिजली सी चमकी जो उसकी आंखों को खैरा कर गई। मलका तो पहले ही मलका थी, इस वक्त तो वो परियों जैसी लग रही थी। मेरी मलका, गुलाम हाजिर है, आबिर के मुंह से बेख्तियार निकला। मलका ने अपनी लंबी और भारी पलकें उठाई, मुस्कुराती आंखों से उसे देखा, फिर धीरे से लब खोले। गुलाम नहीं, आका कहिए। कितना खुश नसीब हूं मैं, आबिर ने जेब से डिबिया निकालते हुए कहा। इतना कि यकीन नहीं आता। क्यों यकीन नहीं आता? मैं तो रोज रोशन की तरह आया हूँ, मलका बोली। बेशक तुम दिन की तरह रोशन हो। आबिर ने डिबिया से अंगूठी निकाली। लेकिन मैं किसी रात से कम नहीं और रात भी स्या। क्यों कोसते हैं अपने आप को? मलका ने उदास लहजे में कहा, फिर एकदम मुस्कुराकर बोली, लाइए अंगूठी पहनाइए। आबिर ने उसके उठे हाथ को पकड़कर अंगूठी उसकी हसीन उंगली में पहना दी। मलका ने अंगूठी को दूसरे हाथ की उंगली से घुमाते हुए कहा, प्यारी है, शुक्रिया सर। आबिर को उसका यह अंदाज बड़ा प्यारा लगा। उसे बेख्तियार मलका पर प्यार आ गया। कतरा दरिया से मिला और दरिया समंदर हो गया। कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। आबिर पर जल्द ही उस घर के लैलो निहार खुलने लगे। डॉक्टर नौशाद हर दूसरे तीसरे दिन दौरे पर होता, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर तो कभी मुल्तान। वो अकेला ना जाता, उसके साथ कोई बेटी होती। अगर वो अंदरूनी मुल्क ना जाता तो रात को किसी तकरीब में चला जाता। कोई मौसीकी का प्रोग्राम होता, मुशायरा होता या किसी थिएटर का ड्रामा। इस तकरीब में भी कोई बेटी साथ होती। किसी निजी तकरीब में चांदनी के साथ मलका और आबिर को भी ले लिया जाता। फिर एक दिन शाइस्ता ने उसे अपने साथ मार्केट चलने को कहा। वो साथ चला गया। जब वो शॉपिंग करके रात को घर वापस आया तो मलका को घर से गायब पाया। उसने शाइस्ता से मलका के बारे में पूछा, ये मलका कहाँ है? आबिर भाई मुझे नहीं मालूम, मैं तो आपके साथ थी। शाइस्ता ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, फाखरा से पूछ ले, उससे मालूम होगा। फाखरा से पूछा तो वो लापरवाही से बोली, आबिर भाई किसी सहेली की यहाँ गई होगी। फाखरा, रात के 11 बज रहे हैं, आखिर वो किस सहेली की यहाँ गई है? मुझसे तो उसने जिक्र किया नहीं, उसे फोन करो, आबिर ने संजीदगी से कहा। जी करती हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में खाना लग गया। डाइनिंग टेबल पर घर के सारे अफराद मौजूद थे।
नहीं थे तो मलका और डॉक्टर नौशाद। और मजे की बात ये थी कि किसी को फिक्र भी ना थी, जबकि आबिर तड़प रहा था। उसे ये पता नहीं चल रहा था कि आखिर मलका गई तो गई कहाँ। तब उसने चांदनी से बात की। आबिर ने पूछा, आंटी क्या आपको मालूम है कि मलका कहाँ है? हाँ क्यों नहीं, अरे क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं? चांदनी ने अपने सामने बैठी बेटियों की तरफ घूर के कहा। कोई लड़की कुछ ना बोली, पुरस्कार खामोशी छा रही। आबिर बेटा वो लाहौर गई है, चांदनी ने बड़े इत्मीनान से कहा जैसे वो पड़ोस में गई हो। आंटी लाहौर? आबिर को करंट सा लगा। वो खाना खाते खाते ठहर गया। हाँ बेटा कल शाम तक आ जाएगी, चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा। आंटी उसने मुझसे जाने की इजाजत नहीं ली, उसने तो मुझे बताया तक नहीं, आबिर ने शिकवा किया। बस बेटा वो अचानक चली गई, उसके अब्बू एक जरूरी काम से लाहौर जा रहे थे तो वो उनके पीछे लग गई कि मैं भी चलूंगी, मैं अपनी सहेली से मिल आऊंगी। पहले वो लोग यही हमारे पड़ोस में रहते थे, मैंने मना किया भी कि आबिर से पूछ कर जाना, तो बोली अरे वो कुछ नहीं कहेंगे, वो बहुत अच्छे हैं और फिर कोई 2-4 महीने को थोड़ी ही जा रही हूँ, कल वापस आ जाऊंगी। इधर उसके अब्बू ने अपनी लाडली की हामिया मिलाई, यूं वो खड़ी खड़ी चली गई। चांदनी ने अपनी तरफ से इस मामले पर लीपा पोती करने की कोशिश की, लेकिन आबिर के ध्यान में गिरा पड़ गई। अगर वो घर पर नहीं था तो क्या हुआ, वो उससे मोबाइल पर तो बात कर सकती थी, लेकिन उसने उसे इस काबिल नहीं समझा था। क्या इसलिए कि वो घर दामाद था? डॉक्टर नौशाद के बारे में ये बात जल्द उसके इल्म में आ गई कि उसके बाअसर और अहम लोगों से ताल्लुकात थे। वो बाआसानी उसे नौकरी दिलवा सकता था। आबिर नहीं चाहता था कि ज्यादा अरसे अपनी ससुराल पर बोझ बने। अगरचे किसी ने उससे इस मौजू पर बात न की थी, लेकिन वो खुद इस मामले में हसास था। एक दिन मौका पाकर उसने डॉक्टर नौशाद से कहा, अंकल आपके लोगों से वसी पैमाने पर ताल्लुकात हैं, मैं बीकॉम हूँ, मुझे कहीं नौकरी दिलवा दीजिए। अरे बेटा ये कहकर तो आपने हमें शर्मिंदा कर दिया, आप इस घर के दामाद हैं, हम आपसे नौकरी करवाएंगे। ये बात आपके ध्यान में क्यों आई? क्या आपको किसी ने कुछ कहा है? क्या आप जब अपने घर थे तो नौकरी करते थे? डॉक्टर नौशाद ने बड़े शफकत भरे लहजे में कहा, बेटा इसे अपना घर समझें। घर समझकर ही रह रहा हूँ, लेकिन अंकल मुझे कुछ काम तो करना पड़ेगा, इस तरह मैं कब तक घर पर पड़ा रहूंगा? आबिर ने कहा, तुम घर पर पड़े नहीं, आराम से रह रहे हो, रहते रहो। अगर नौकरी की जरूरत पड़ेगी तो मलका करेगी, तुम कतन परेशान मत हो। डॉक्टर नौशाद ने हंसते हुए कहा, घर के काम कम है क्या, तुम घर संभालो। मलका ने तो खैर अभी नौकरी न की थी, लेकिन आबिर के हाथ में घर जरूर दे दिया गया। अब किसी लड़की को कहीं जाना होता, आबिर साथ जाता। घर का सौदा सल्फ, यूटिलिटी बिल्स सब उसकी जिम्मेदारी थे। किसी को डॉक्टर के पास जाना है, किसी ने ब्यूटी पार्लर जाना है, किसी को सहेली के घर छोड़ना है और दूसरे दिन उसे लेकर आना है। घर में आए दिन कोई तकरीब होती, किसी न किसी की सालगिरह मनाई जा रही होती, उसमें लड़कियों की सहेलियां होती, उन सहेलियों के भाई होते, चांदनी और डॉक्टर नौशाद के कुछ दोस्त अहबाब होते। इस तकरीब का सारा इंतजाम आबिर को करना होता। इस घर का माहौल बड़ा दोस्ताना था, खुली फजा थी, कोई रोक टोक न थी, कोई किसी को शक व शुबे की नजर से न देखता था। आबिर नौजवान था, उसे इस घर की फजा रास आ गई थी। तकरीब में शरीक होने वाली लड़कियां उसके गिर्द घेरा डाल लेती थीं। मलका कभी एतराज न करती थी, वो हंसती मुस्कुराती उसके पास से गुजर जाती। पहली बार ऐसा हुआ था कि वो उसे बगैर बताए लाहौर चली गई थी। अगरचे वो अपने बाप के साथ गई थी, कोई काबिल एतराज बात न थी, लेकिन जाने क्यों से अपनी कम मायगी का एहसास हुआ था। वो रात को करवटें बदलते बदलते माजी हाल का जायजा ले रहा था। अचानक उसे ख्याल आया कि वो मोबाइल पर मलका से बात करे, उसे शिकवा करे। तकिए के नीचे से उसने अपना मोबाइल निकाला और मलका का नंबर मिलाया। चंद लम्हों बाद उसे स्विच ऑफ होने की इत्तला दी जाने लगी। सुबह उठकर भी उसने कई बार मोबाइल मिलाया, लेकिन हर बार उसका स्विच ऑफ मिला। उसे हैरत थी कि खुद मलका ने भी उसे कॉल करने की जरूरत महसूस न की थी। इस बात का भी उसे दुख था। वो मलका से शदीद मोहब्बत करता था, इसके लिए उसने अपना घर छोड़ा था। फिर शाइस्ता और फाकरा उसे अपने साथ ले गई। एक को पार्लर जाना था, दूसरी को टेलर के पास जाना था। दोनों के काम से फारिग होकर वो शाम को घर पहुंचा। इस वक्त मलका लाहौर से वापस आ चुकी थी। वो कमरे में मौजूद थी और सो रही थी। चांदनी ने उन दोनों के आते ही आबिर के तासुरात से आगाह कर दिया था। मलका ने खामोश निगाहों से बाप की तरफ देखा। डॉक्टर नौशाद ने उसकी परेशानी महसूस करते हुए कहा, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं आबिर को संभाल लूंगा, जाओ तुम जाकर सो जाओ। और फिर ऐसा ही हुआ। आबिर शाइस्ता और फाकरा के साथ घर में दाखिल हुआ तो उसने आबिर को कमरे में जाने से पहले ही रोक लिया। उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आया। कमरे में इस वक्त कोई न था। चांदनी लाउंज में बैठी हुई थी। बेटा आबिर, मुझसे गलती हो गई, मैं मलका को तुम्हारी इजाजत के बगैर लाहौर ले गया। सुना है तुम नाराज हो? भाई इसमें मलका का कोई कसूर नहीं, सारी गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो। डॉक्टर नौशाद ने कहते हुए उसके सामने हाथ जोड़ लिए।
आबिर फौरन पिघल गया। उसने तेजी से आगे बढ़कर डॉक्टर नौशाद के हाथ पकड़ लिए। ये आप क्या कर रहे हैं अंकल, मुझे इस तरह शर्मिंदा ना करें। मलका अपने बाप के साथ गई थी, किसी गैर के साथ नहीं। ये डॉक्टर नौशाद का नया रूप था। वो गधे को तो बाप बनाना जानता ही था, उसे घर दामाद को दादा बनाना भी आता था। उसने आबिर के सामने हाथ जोड़कर क्या माफी मांगी। आबिर को अपना बेदाम गुलाम बना लिया। आबिर अब उसके आगे दुम हिलाता फिरता था। डॉक्टर नौशाद का कुत्ता, घर का ना घाट का। एक दिन डॉक्टर नौशाद सुबह ही सुबह उसके कमरे में आ गया। वो उसके कमरे में कम आता था। उसे आबिर से कोई बात करना होती तो वो ज्यादातर ड्राइंग रूम में करता था। दस्तक देने पर मलका ने दरवाजा खोला। बाप को सामने पाकर वो एक तरफ हट गई। डॉक्टर नौशाद ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, आबिर साहब सो रहे हैं? नहीं अब्बू, जाग रहे हैं, अभी उठे हैं, मलका ने बताया। डॉक्टर नौशाद को अपने कमरे में दाखिल होते देखकर आबिर बेड पर उठकर बैठ गया। बेटा, मुझे आपसे एक बात करना थी। जी अंकल फरमाइए, आबिर मुस्ताद हो गया। मलका को एक बहुत अच्छा चांस मिल रहा है, आपकी इजाजत की जरूरत थी। कैसा चांस अंकल? आबिर ने पूछा। मैं समझा नहीं। एक बड़ी फर्म के मालिक को लेडी सेक्रेटरी की जरूरत है, तनख्वाह बहुत अच्छी है। मैंने सोचा कि किसी और को मुलाजमत दिलवाने से बेहतर नहीं कि हम अपनी मलका को नौकरी दिलवा दे। काम कोई खास नहीं, डॉक्टर नौशाद ने बताया। अंकल आप मलका से पूछ रहे हैं, ये अभी पढ़ रही है, आबिर ने कहा। मलका से मैंने पूछ लिया है। डॉक्टर नौशाद सामने खड़ी मलका की तरफ देखते हुए बोला, अच्छी मुलाजमत है, ऐसा चांस मुश्किल ही से मिलता है। पढ़ाई का क्या है, प्राइवेट इम्तिहान दे लेगी, क्यों मलका? जी अब्बू ठीक है, मलका ने हस्बे आदत मुख्तसर जवाब दिया और कमरे से चली गई। अब आबिर के पास इनकार की कोई वजह मौजूद न थी, लिहाजा उसने ना चाहते हुए भी इजाजत दे दी। दूसरे दिन मलका को गाड़ी लेने आ गई। ये फर्म के सरबराह की गाड़ी थी। बाबूजी शोफर ने मलका को रीटा के कमरे तक पहुंचाया और सर झुकाकर बाहर निकल गया। रीटा एक 40 साल बावकार औरत थी। वो इस फर्म में काफी अरसे से थी। वो अपने बॉस दिलशाद यूनिस की रग-रग से वाकिफ थी। वो मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज थी। उसने कमरे में दाखिल होती हुई इस हसीन कयामत को गहरी नजर से देखा और मायनेखेज अंदाज में मुस्कुरा दी। मेरा नाम मलका है, मलका नौशाद। मैं डॉक्टर नौशाद की बेटी हूँ। मलका ने अपना तारुफ करा दिया। आप तशरीफ रखिए, रीटा ने मुस्कुराते हुए नरम लहजे में कहा। आप किस सिलसिले में आई हैं? मुलाजमत के लिए, लेडी सेक्रेटरी की हैसियत से, मलका ने नपातुला जवाब दिया। अच्छा बैठिए, मैं चीफ से बात करती हूँ। ये कहकर रीटा उठ गई। उसने अपने साथ 2-3 फाइलें भी ले ली और खटखट करती बाहर जाने के बजाय एक अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और अंदर चली गई। दिलशाद यूनिट टेलीफोन पर किसी से गुफ्तगू में मसरूफ था। उसने रीटा को देखकर हाथ के इशारे से बैठने को कहा और अपनी गुफ्तगू जारी रखी। रीटा अपने बॉस को बगौर देखती रही। वो छोटे कद, गोल चेहरे और सांवले रंग का एक शातिर शख्स था। उम्र 50-55 से जायद न थी। सीने और हाथों पर काले घने बाल थे। आंखें छोटी, मगर उनमें कोई ऐसी चीज थी जो सामने वाले को मुतासिर करती थी। दिलशाद यूनिस ने अचानक अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम किया और कुर्सी घुमाकर रीटा की तरफ देखा और इंतहाई संजीदगी से पूछा, वो आ गई है? जी वो आ गई हैं, मलका हुस्न। रीटा की आंखों में चमक आ गई थी। वेरी गुड, अच्छा कहा। इसका मतलब है तुम्हें हमारा इंतखाब पसंद आया। दिलशाद यूनिस ने उसे तिरछी नजरों से देखा। जी इस मर्तबा आपने खासा ऊंचा हाथ मारा है, कहाँ मिली ये सुनामी आपको? रीटा ने बड़े पुरसुकून अंदाज में सवाल किया। एक तकरीब में, वहाँ डॉक्टर नौशाद मौजूद था। तुम डॉक्टर नौशाद को तो जानती हो ना? दिलशाद ने पूछा। जी बहुत अच्छी तरह। रीटा की पेशानी पर बल पड़ गए। ये लड़की जब मुझे नजर आई तो मैंने डॉक्टर नौशाद से उसे अपनी सेक्रेटरी बनाने की बात की। वो बोला, सर कोई मसला नहीं, ये अपनी बेटी है। इस तरह से मामला मजीद आसान हो गया था। डॉक्टर नौशाद को तो जानती हो ना? वो हंसा। जी बहुत अच्छी तरह। रीटा ने इस बार दिलशाद को मायने खेज अंदाज में देखा। वो बता रहा था कि उसकी अनकरीब शादी होने वाली है। दिलशाद यूनिस ने कहा। शादी तो रुकवाई जा सकती है, रीटा ने सवाल के अंदाज में जवाब दिया। हाँ क्यों नहीं, दिलशाद यूनिस ने कहा। रीटा इसका अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करा दो और इसे अंदर भेज दो। जी बहुत अच्छा। रीटा फाइलें उसके सामने छोड़कर उठ गई। मलका को उसी दिन भारी मुआवजे पर तकर्रुरनामा मिल गया। उसे दिलशाद यूनिस की गाड़ी रोज लेने आने लगी और वो दफ्तर जाने लगे। मलका के औकात कार 9 बजे से 4 बजे तक थे। दफ्तर में कुछ काम न था, बस बैठना ही था। एक तरह से मलका रीटा के मातहत काम कर रही थी और फिर ये भूल जाती कि मलका कहाँ है। लेकिन आबिर नहीं भूल पा रहा था। जब से मलका ने नौकरी की थी, मलका के अंदाज बदल गए थे। वो एक मॉडल बन गई थी। जदीद अंदाज के कपड़े, कीमती परफ्यूम, बेहतरीन मेकअप, जुल्फों में पड़ते पेचो खम। वो आए दिन पार्लर में बैठी रहती। घर में भी होती तो आईने के रूबरू होती। करीब होते हुए भी वो उससे दूर हो गई थी।
ایک شام جب وہ دفتر سے لوٹی تو کمرے میں عابر موجود تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا یاد ماضی میں گم تھا۔ ملکہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے بڑے رسمی انداز میں عابر کی طرف دیکھے بنا ہیلو کہا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک نظر آئینے پر ڈالی، پھر اپنے بیگ سے ایک مخملی ڈبہ نکالا، اسے کھول کر جائزہ لیا، پھر اس میں موجود ہیرے سے مزین لاکٹ کو نکالا اور آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنی حسین گردن میں پہن لیا۔ اس کی گردن سج گئی۔ ابھی وہ گردن میں پڑے لاکٹ کو بڑی محویت سے دیکھ رہی تھی کہ عابر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ ملکہ نے اسے دیکھنے کے باوجود نہ دیکھا۔ تب عابر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور شکوہ بھرے انداز میں پوچھا، کہاں ہو تم؟ تمہارے سامنے، ملکہ نے حسب معمول مختصر جواب دیا۔ آج کل تم میرے سامنے ہوتے ہوئے بھی سامنے نہیں ہوتی، پھر کہاں ہوتی ہوں؟ ملکہ نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ میں نہیں جانتا، عابر کے لہجے میں دکھ سمٹ آیا تھا۔ شادی کر کے پچھتا تو نہیں رہی ہیں؟ ملکہ نے پوچھا۔ پچھتا تو نہیں رہا، البتہ پریشان ضرور ہوں۔ یاد ہے ایک دن جب آپ نے مجھ پر مر مٹنے کی بات کی تھی تو میں نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ اسے یاد تو آ گیا تھا لیکن وہ اس کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے جانے بغیر مر مٹے، یاد آیا؟ ملکہ نے گلے سے لاکٹ نکال کر ڈبے میں رکھا۔ ہاں یاد آیا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ جواب میں آپ نے کہا تھا اب کیا جاننا، جیسی بھی ہو میری ہو، یاد آیا؟ وہ مخملی ڈبہ الماری میں رکھ کر واپس پلٹی۔ ہاں یاد آیا، عابر نے اقرار کیا۔ تو پھر اب پریشانی کیسی؟ میں جیسی بھی ہوں آپ کی ہوں، ملکہ کسی خوشبو کی طرح اس پر چھاتے ہوئے بولی۔ چند لمحوں کے لیے عابر اپنا آپ بھول گیا۔ جب خوشبو کا جھونکا پاس سے گزر گیا تو وہ حواسوں میں آیا۔ اس نے ملکہ کو واش روم کی طرف بڑھتے دیکھا۔ پتہ نہیں ملکہ، مجھے جانے کیوں ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ بدل رہا ہے۔ کچھ نہیں بدلا عابر، آپ پریشان نہ ہوں، یہ نوکری میں آپ کے لیے کر رہی ہوں، جس طرح چاہیں عیش کریں، ملکہ نے واش روم جاتے جاتے پلٹ کر کہا اور پھر واش روم میں جا کر دروازہ کھٹاک سے بند کر لیا۔ عابر کو اس کی یہ بات عجیب سی لگی۔ اس پر یکدم منکشف ہوا کہ وہ کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ اپنا گھر چھوڑ کر داماد بنا اور اب وہ بیوی کی کمائی کھانے والا بن گیا تھا۔ اگر وہ خود نہیں بنا تو بنا دیا گیا تھا۔ اس کی محبت اپنی جگہ تھی، وہ نہیں بدلا تھا، لیکن ملکہ وہ نہیں رہی تھی۔ ان کے درمیان کوئی آ گیا تھا۔ جب ملکہ واش روم سے کپڑے تبدیل کر کے فریش ہو کر باہر نکلی تو عابر نے سوال کیا، یہ راکٹ تمہیں کس نے دیا؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ ملکہ نے بے نیازی سے پوچھا۔ جانتا تو پوچھتا کیوں؟ عابر نے بولا۔ میرے باس نے، ملکہ نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اس کی پرسنل سیکرٹری ہو یا پرسنل ہو گئی ہو؟ عابر کے لہجے میں تلخی در آئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا بن گئی ہوں، اتنا جانتی ہوں کہ جو بنی ہوں اپنی مرضی سے نہیں بنی ہوں، ملکہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ عابر کو وہ اس وقت بڑی مجبور سی دکھائی دی، معصوم سی۔ ایک دم اسے اس پر پیار آ گیا۔ اس نے اسے قریب کرتے ہوئے پرامید لہجے میں کہا، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عابر کو قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ اس گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ ڈاکٹر نوشاد کیا کھیل کھیل رہا تھا۔ پورا گھر اس کے اشارے پر ناچتا تھا اور عابر کو خود معلوم نہ تھا کہ وہ کس کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا ہوا ہے۔ ایک دن عابر ملکہ کے آفس کے نزدیک سے گزر رہا تھا تو ایک دم خیال آیا کہ کیوں نہ ملکہ کا آفس دیکھتا چلے۔ چاہتا تو وہ اسے فون کر کے اپنی آمد کی اطلاع دے سکتا تھا، لیکن اس نے خاموشی سے جانا مناسب سمجھا۔ ملکہ کو سرپرائز دینا چاہا۔ اس نے آفس میں داخل ہو کر استقبالیہ پر بیٹھی لڑکی سے ملکہ کے بارے میں پوچھا۔ اس لڑکی نے دفتر کے آخر میں اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اس کمرے میں ریٹا کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ عابد نے دروازے پر پہنچ کر ہلکی سی دستک دی اور ہینڈل دبا کر دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں کوئی نہ تھا، ملکہ تھی نہ ریٹا۔ کمرے میں البتہ دو میزیں ضرور نظر آ رہی تھی۔ چھوٹی میز خالی تھی، اس پر کچھ نہ تھا، جبکہ بڑی میز پر فائلوں کے ساتھ ایک کمپیوٹر بھی موجود تھا۔ ان میزوں کے سامنے ایک اور دروازہ تھا۔ عابد سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کیا کرے۔ سوچا واپس جائے اور استقبالیہ پر بیٹھی لڑکی کو بتائے کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ پھر ایک لمحے خیال آیا کہ سامنے بند دروازے کے اندر کیوں نہ جھانک لے، ہو سکتا ہے دونوں اندر ہوں۔ یہ سوچ کر وہ پورے اطمینان سے دروازے کی طرف بڑھا۔ جب ریٹا واش روم سے باہر نکلی تو اس نے کسی کو دلشاد یونس کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ یہ دیکھ کر اندر جانے والا کوئی مرد ہے، اس کے حواس شل ہو گئے۔ وہ جانتی تھی کہ دفتر کا کوئی آدمی اس کی اجازت کے بغیر اندر نہیں جا سکتا تھا۔ پھر یہ کون اندر گیا؟ اسے یہ بات بھی معلوم تھی کہ دلشاد یونس کے پاس اس وقت کون ہے۔ یہ کیا غضب ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ اتنی دیر میں دروازہ کھڑک کر کے بند ہو گیا تھا۔ عابر نے اندر داخل ہو کر جو منظر دیکھا وہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ کوے کی یخنی پینے کے بعد مائی پنکھی پر خمار چھا جاتا تھا، چہرے پر سرخی آ جاتی، جھریاں مٹنے لگتی۔ کوے کو بگا کے حوالے کرنے کے بعد اس نے دروازہ بند کر کے پتھر لگایا اور چارپائی کی طرف بڑھی۔ انجو کمرے میں جا چکی تھی۔
उसने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, देखती रही और कुछ सोचती रही। नशा बढ़ने लगा तो वो चारपाई पर लेट गई। उसने अपने गले में पड़े चांदनी की तावीज को छुआ, कुछ बड़बड़ाई और तावीज को छोड़कर एक हाथ आंखों पर रख लिया। कुछ ही देर में उस पर गहरी नींद तारी हो गई। जब उसका नशा टूटा तो शाम गहरी हो रही थी। नींद की खुश्क पत्तियों से चारपाई और उसका जिस्म ढका हुआ था। वो एक झटके से उठ बैठी। उसे यूं लगा जैसे दरवाजे पर कोई है। वो उठी, दरवाजे की तरफ बढ़ी तो बाहर से आवाज आई, रानी जी दरवाजा खोलो। माई पंखी ने पत्थर हटाकर दरवाजा खोला तो सामने चक्रम को खड़ा पाया। वो उसे देखते ही आग बबूला हो गई। उसके मुंह से गुस्से भरी आवाज निकली, तू? चक्रम की आंख पर पट्टी बंधी थी। आंख पर रखी हुई रुई खून आलूद थी और वो सख्त कर्ब में मुब्तला था। माई पंखी की आवाज सुनकर महज अंदाजे से वो उसके कदमों में झुका और उसके पैर पकड़कर बैठ गया। रानी जी मुझे माफ कर दो। ऐसी जलील हरकत, तूने आखिर क्या सोचकर अंजू को अगवा किया? माई पंखी बोली। जो किया उसकी सजा पाई, चक्रम ने पांव पकड़े पकड़े कहा। अब फिर यहाँ क्यों आया है? माई पंखी ने पूछा। आंख से खून जारी है और शदीद तकलीफ में मुब्तला हूँ। तो फिर अस्पताल जा, मेरे पास क्या लेने आया है? माई पंखी ने एक झटके से उससे अपने पांव छुड़ा लिए। अस्पताल ही से पट्टी करवा के आ रहा हूँ, चक्रम ने बताया। रानी जी मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। आइंदा तू इस तरह का काम नहीं करेगा, माई पंखी ने अहद लिया। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, उसने फौरन अहद किया। रानी जी मुझे इस तकलीफ से निजात दिलवा दें। आंख से पट्टी हटा, माई पंखी ने हुक्म दिया। चक्रम उठकर खड़ा हो गया। उसने बहुत एहतियात से आंख से पट्टी हटाई। माई पंखी ने उसकी इकलौती आंख पर नजर डालते हुए कहा, शुक्र अदा कर तेरी आंख जख्मी हुई है, जाया नहीं हुई। अभी तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, चक्रम ने बेबसी से कहा। तू ऐसा कर कि उल्लू की आंख का सुरमा लगा ले, ये खून फौरन रुक जाएगा और तेरी बिनाई भी बहाल हो जाएगी। माई पंखी को जाने क्यों उस पर रहम आ गया। वैसे काम उसने ऐसा किया था कि माई पंखी को शदीद गुस्सा था। अगर उसकी अंजू को कोई नुकसान पहुंच जाता तो वो कहीं की न रहती। अंजू उसके लिए बहुत अहम थी, उसका कीमती सरमाया थी। उसने अंजू को बहुत मुश्किलों से पाया था। एक तरह से अंजू ने उसकी जान थी और ये मनहूस उसकी जान ले उड़ा था। चक्रम इसकी बात सुनकर बेहद ममनून हुआ। वो अंदाजे से उसके कदमों में बैठ गया। रानी जी आप बहुत अजीम हैं। अच्छा चल अब फौरन दफा हो जा। पता नहीं मैंने तुझे क्यों माफ कर दिया। बस अब भाग यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना फैसला बदल दूं। अभी माई पंखी ये कह रही थी कि अचानक कहीं से अंजू नमदार हुई। वो अपने अगले दोनों पांव झुकाकर जस लगाने वाली ही थी कि माई पंखी जोर से चीखी, नहीं अंजू। इस वक्त तक वो जख्म भर चुकी थी। अब खुद को रोकना उसके इख्तियार में ना रहा था। अलबत्ता इतना जरूर हुआ कि काले मुंह की सफेद बिल्ली ने इस कार्रवाई से खुद को रोक लिया जो वो करने वाली थी। उसका निशाना चक्रम की खून बहाती आंख थी। वो इस आंख को बाहर निकाल देना चाहती थी। ये काम वो चक्रम के घर ही पर अंजाम दे देना चाहती थी, लेकिन माई पंखी के हुक्म ने ऐसा ना करने दिया। और अब भी माई पंखी की तंबी आड़े आ गई थी। इंतकाम की हसरत उसके दिल में रह गई थी। अंजू चक्रम के सर पर गिरी थी। अब वो बिजली होती तो चक्रम जलकर राख हो जाता, लेकिन वो बिजली न थी, बिल्ली थी। लिहाजा खिसिया कर उसके बाल नोच कर रह गई। फिर उसने उसके सर से छलांग लगाई और दौड़ती हुई कमरे में चली गई। हराम की औलाद, तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गया, माई पंखी उससे भरी आवाज में बोली। इससे पहले कि वो फिर पलट कर आए तू यहाँ से दफा हो जा। चक्रम खौफजदा होकर फौरन खड़ा हो गया। हाथ फैलाकर दरवाजा ढूंढता हुआ बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद माई पंखी ने घर का दरवाजा बंद किया, किवाड़ के पीछे पत्थर रखा और सहन ने पड़ी चारपाई पर आकर बैठ गई और जोर से आवाज लगाई, अंजू। अंदर कमरे में फर्श पर लेटी हुई अंजू ने माई पंखी की आवाज सुनी, लेकिन वो टस से मस न हुई। माई पंखी की एक आवाज पर जब अंजू बाहर ना आई तो उसका माथा ठनका। उसने फिर आवाज लगाई, अंजू बाहर आ। अंजू ने उसकी आवाज सुनी लेकिन तना दे गई। उसने अपने अगले पांव पसारे और आंखें मूंद ली। माई पंखी ने कुछ देर उसके आने का इंतजार किया। जब वो बाहर ना आई तो उसे ये अंदाजा करने में देर न लगी थी कि अंजू रूठ गई है। माई पंखी एक झटके से चारपाई से उठी और तेज कदमों से कमरे में चली गई। उस कमरे में एक बेड पड़ा था, एक लोहे की अलमारी थी, उसके अलावा कुछ न था। अंजू अलमारी के सामने फर्श पर पांव फैलाए लेटी थी। उसकी सुर्ख आंखें बंद थीं। अंजू तुझे क्या हुआ? माई पंखी अंजू के पास जमीन पर बैठ गई। अंजू ने उसकी बात सुनी लेकिन वो हिली तक नहीं और न ही उसने आंखें खोली। माई पंखी ने उसे बड़े प्यार और एहतियात से जमीन से उठाया और बेड पर लिटा दिया और अपने गले में पड़े तावीज को गले से निकाला और कुछ पड़ते हुए उसके जिस्म पर फेरा और फिर पीठ मोड़कर खड़ी हो गई। कुछ देर के बाद माई पंखी के कानों में रोने से थकने की आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो अंजू को रोते हुए पाया।
वो औंधी लेटी हुई तकिए में मुंह दिए सिसक रही थी। माई पंखी बेड पर उसके साथ बैठ गई और उसका सर सहलाने लगी। उसके काले रेशमी बाल खुले हुए थे। अंजू रोती क्यों है? अम्मा क्या तू नहीं जानती? अनारा ने रोते रोते पूछा। मैंने तुझे उस काने की दूसरी आंख नहीं फोड़ने दी, इसलिए रोती है, माई पंखी ने सवाल किया। हाँ अम्मा इसलिए, अनारा ने इकरार किया। क्या तू मुझसे नाराज है? माई पंखी ने पूछा। हाँ अम्मा बहुत, अनारा ने सीधे होते हुए कहा। उसकी हसीन आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। फिर शिकवे भरी आवाज में बोली, अम्मा उसने मुझे धोखे से अगवा किया था, तेरी अंजू को। मेरी अंजू, मुझे उस पर शदीद गुस्सा है, लेकिन मसला ये है कि मुझे उससे एक बेहद अहम काम लेना है। तो मेरे पास मेरे बुलावे पर आया था, मुझे अपना काम निकाल लेने दे, फिर मैं उसे तेरे हवाले कर दूंगी, जो जी चाहे करना, माई पंखी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। आखिर ऐसा क्या काम है कि तू उसकी मोहताज है? अनारा उठकर बैठ गई। मैं उस काने की मोहताज नहीं, अलबत्ता इतना जरूर है कि मेरा काम वही कर सकता है। अब मैं तो मारी मारी कब्रिस्तान में नहीं फिर सकती, माई पंखी ने उसे समझाने की कोशिश की। अम्मा कब्रिस्तान से क्या लाना है? अनारा ने पूछा। वो वहाँ से मेरी मर्जी की इंसानी हड्डियां लाएगा, मैं उस पर काले शब्द पढ़ूंगी, इसके बाद वो काना इन हड्डियों को पिसवा कर लाएगा, मुझे उनका बुरादा चाहिए, माई पंखी ने राज खोला। अम्मा तू हड्डियों के सुरमे का क्या करेगी? अनारा ने सवाल किया। इस रात से फिलहाल मैं पर्दा नहीं उठा सकती, माई पंखी बोली और उठकर खड़ी हो गई। अम्मा बैठना, कहाँ जा रही है? अनारा ने कहा। बेशक तू रात से पर्दा न उठा, मैं अपने ठिकाने पर जा रही हूँ, यहाँ कमरे में मेरा दम घुटता है, माई पंखी कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली। आजा तू भी बाहर आजा। अच्छा अम्मा, अनारा बेड से उठते हुए बोली। वो माई पंखी के पीछे बाहर सहन में आई। सहन में गहरा अंधेरा छा चुका था। अनारा ने बाहर निकलते हुए पूछा, अम्मा क्या लाइट जला दूं? जला दे, तेरी मर्जी है, माई पंखी ने फैसला उस पर छोड़ा और बगैर परेशानी के अंधेरे में चलती चारपाई पर बैठ गई। अनारा ने दीवार पर लगे बटन को ऑन कर दिया। नतीजे में सहन में एक मरियल सा बल्ब रोशन हो गया। बल्ब के जलने की वजह से सहन की फजा मजीद पुरस्कार हो गई। अनारा हस्ब मामूल जमीन पर उसके कदमों में बैठ गई। अंजू आ ऊपर बैठ जा, माई पंखी ने मोहब्बत आमेज लहजे में कहा। नहीं अम्मा, मैं तेरे पाँव दबाऊंगी, अनारा फरमाबरदारी से बोली। तू बहुत अच्छी है, माई पंखी ने उसके सर पर हाथ फेरा। बहुत प्यारी। अम्मा तेरा भी कुछ ठीक नहीं, कभी मुझे अभागिन कहती है, कभी अच्छी और कभी प्यारी कहती है, अनारा ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिर मैं कौन हूँ? अच्छा आ, मैं तुझे तेरे बारे में कुछ बताती हूँ, तेरे घर दिखाती हूँ, जा चूल्हे से कोयला निकाल कर ला। माई पंखी जाने की एकदम मेहरबान हो गई। लाती हूँ अम्मा। अनारा उसे मेहरबान होते देखकर बावर्ची खाने की तरफ लपकी। उसने बावर्ची खाने की लाइट जलाकर चूल्हे से एक छोटा सा कोयला उठाया और बाहर आ गई। माई पंखी कोयला हाथ में लेकर उठ खड़ी हुई। उसने सहन के दरमियान पहुंचकर उस कोयले से 4 लकीरें खींची। इस तरह 6 ज़रब 4 का एक मुस्ततील बन गया। उसने इस मुस्ततील को 6 खानों में बांटा और 7वां खाना उसने मुस्ततील के बाहर नीचे कोने में बनाया। 7 खाने बनाने के बाद उसने अनारा की तरफ देखा और बोली, अंजू तुझे मैं 7 घर झंकाऊं, आखिर तू बिल्ली है ना? ठीक है अम्मा, बता मुझे क्या करना है, अनारा बोली। पहले घर में बैठ, देख तुझे क्या नजर आता है। माई पंखी ने उसे पहले खाने में बैठने का इशारा किया और खुद भी उन खानों से बाहर 7वें खाने के नजदीक फसकड़ा मार कर बैठ गई। अनारा तजस्सुस भरे अंदाज में चलती पहले खाने में उकड़ू बैठ गई। माई पंखी ने आवाज लगाई, अरे आराम से बैठ। अनारा उसके हुक्म पर उसी अंदाज में बैठ गई जैसे माई पंखी बैठी थी। माई पंखी ने अपने गले में पड़ा चांदनी के खोल में बंद भारी तावीज उतारा, उसे बाएं हाथ की हथेली पर रखकर सख्ती से मुट्ठी बंद कर ली और आंखें मूंद कर बोली, चल अंजू चल। अनारा के जिस्म में अचानक हरकत हुई। वो खड़ी हो गई। जब उसे एक कदम बढ़ाया तो मंजर यकसर बदल गया। अब यहाँ सहन था, ना नीम का दरख्त। सामने माई पंखी थी, न खाने नजर आ रहे थे, लेकिन माई पंखी की आवाज आ रही थी। वो कह रही थी, हाँ अंजू कहाँ है तू? अंजू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर बोली, मेरी चारों तरफ झोपड़ियां हैं, मैं एक झोपड़ी के सामने खड़ी हूँ। चल झोपड़ी के अंदर चल, माई पंखी ने उसे हुक्म दिया। मैं अंदर आ गई, अंजू ने बताया। अब क्या दिखाई दे रहा है? माई पंखी ने पूछा। झोपड़ी में नीचे फर्श पर एक मर्द और औरत लेटे हैं, ये दोनों बेखबर सो रहे हैं, साथ ही एक बच्ची लेटी है, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर। अनारा के जो सामने था वो बयान किया। बच्ची कितनी बड़ी है? माई पंखी ने सवाल किया।
यही कोई 5-6 साल की होगी। अनारा ने उस लड़की के चेहरे पर नजरें जमा कर कहा। अंजू, जानती है ये कौन है? माई पंखी ने पूछा। नहीं जानती। अंजू, ये तू है, ये तेरा पहला घर है, और ये जो तेरे सामने मर्द और औरत लेटे हैं ये तेरे माँ बाप हैं। तेरा बाप दिलबर जमींदार कायम शाह का खिदमतगार है। तेरी माँ पीनू हवेली की मुलाजमा है। पीनू तुझे अपने साथ रखती है। कायम शाह का एक ही बेटा है, बड़ी मन्नतों के बाद जन्म लेने वाला। उसका नाम कामरान है और तेरा नाम रेशमा है। मालकन असगरी अच्छे दिल की औरत है, गरीबों का खास ख्याल रखने वाली। यही वजह थी कि वो कामरान को तेरे साथ खेलने से मना नहीं करती। बचपन में एक साथ खेलने की वजह से तुझमें उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई। सुन, शऊर तक पहुंचने तक वो तेरा दीवाना हो गया। 15-16 साल की उम्र में तुझ पर जो रूप चढ़ा वो अच्छे अच्छे मर्दों की पारसाई ठिकाने लगाने के लिए काफी था। कामरान को कॉलेज में पढ़ने के लिए शहर भेज दिया गया। वो जब भी गांव लौटता तुझसे मिले बिना ना रहता। इस दौरान तेरे बाप दिलबर पर एक बप्ता आ पड़ी। जमींदार कायम शाह सबसे छोटे भाई इज्जत शाह के हाथों एक नौजवान औरत का कत्ल हुआ। इज्जत शाह उस पर आशिक था। वो उस पर तवज्जो न देती थी। वो औरत कहीं और मुतवज्जा थी। बस इतना ही जुर्म था उस नौजवान औरत नूरा का। इज्जत शाह ने नूरा के घर जाकर अपने बंदों की मदद से चारपाई से बांधा, उसे बेइज्जत किया। रस्सों से बंधी नूरा पर उसने तेजाब फेंका। चेहरा ही नहीं, उसका पूरा जिस्म तेजाब से झुलसा दिया। वो मर गई और ये सब कार्रवाई करने के बाद अपने बंदों के साथ अपनी हवेली जाने के बजाय अपने बड़े भाई कायम शाह की हवेली पहुंच गया और उसके सामने इकरार जुर्म कर लिया। ये वारदात छुपने वाली ना थी। जरूरी था कि इज्जत शाह की जगह किसी और की गिरफ्तारी दे दी जाए। कुराए फाल तेरे बाप के नाम निकला। कायम शाह ने एक माकूल रकम देकर उसे कुर्बानी का बकरा बना दिया। उसने थाने जाकर इकरार जुर्म कर लिया। मोटी रकम के एवज पुलिस ने उस जालिम मुजरिम को कबूल कर लिया। मुकदमा चला, उसे सजाए मौत हो गई। कामरान को जब इस वारदात का पता चला कि उसके बाप ने अपने भाई को बचाने के लिए रेशमा के बाप को कुर्बानी का बकरा बना दिया है तो उसे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन वो अपने सख्त मिजाज के बाप के सामने कुछ ना बोल सका। अब तुम दोनों के दरमियान कौलो करार हो चुका था। तेरी माँ पीनो को जब तेरे और कामरान के बारे में मालूम हुआ तो वो कांप कर रह गई। वो कायम शाह से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो किसी सूरत तुझे कबूल ना करता। तब तेरी माँ ने न सिर्फ हवेली बल्कि ये इलाका ही छोड़ देने का फैसला किया। जब तुझे पीनू का इरादा मालूम हुआ तो तूने कामरान को बताया कि तू बहुत जल्द उससे दूर कर दी जाएगी। कामरान तुझे हाथ से निकलते देखकर तड़प उठा और जोश जवानी में अपने बाप से जिक्र कर दिया कि वो तुझसे शादी करना चाहता है। कायम शाह को बेटे की इस घटिया पसंद पर शदीद गुस्सा आया। उसके सामने इकलौता और लाडला बेटा था। उससे की सूरत में वो जोश जवानी में कुछ भी कर सकता था। लिहाजा शातिर कायम शाह ने इस मामले को इंतहाई तदब्बुर से निपटाने का फैसला किया। जानती है उसने अपने बेटे से क्या कहा? माई पंखी सांस लेने के लिए रुकी। मुसलसल बोलने की वजह से उसका सांस चढ़ने लगा था। नहीं, मुझे नहीं मालूम, अनारा ने कहा। अच्छा, मैं बताती हूँ, माई पंखी बोली। इस वक्त तू कहाँ है? अम्मा, मैं तेरी कहानी के मुताबिक सफर कर रही हूँ। मैं वही कुछ देख रही हूँ जो तू मुझे सुना रही है। चल फिर ठीक है, सुनती जा और देखती जा। माई पंखी का सांस दुरुस्त हो चुका था। उसने आगे की दास्तान सुनानी शुरू कर दी। कायम शाह ने अपने बेटे की बात सुनकर बड़े नरम लहजे में कहा कि बेटा तू फिक्र न कर, जहाँ तू चाहेगा वहाँ तेरी शादी हो जाएगी। उसके बाप का हम पर एहसान है, उसने हमारे लिए कुर्बानी दी है, तो फिर हम उसकी लड़की की खातिर क्यों कुर्बानी नहीं दे सकते? बेशक वो हमारे नौकर चाकर हैं, पर हैं तो इंसान। बाप के ख्यालात सुनकर कामरान बड़ा शादमान हुआ। वो दौड़ा दौड़ा तेरे पास आया, तुझे खुशखबरी सुनाई। तू सुनकर दीवानी हो गई। जब तूने ये बात अपनी माँ पीनो को बताई तो वो खुश होने के बजाय फिक्रमंद हो गई। इलाका छोड़ने का अज़्म मजीद मजबूत हो गया। पीनू ने अपने भाई को बुला भेजा ताकि यहाँ से निकलने में आसानी रहे, लेकिन इससे पहले कि तेरा मामू आता, कामरान के बाप कायम शाह ने तेरा डेथ वारंट जारी कर दिया। तुझे रास्ते से उठा लिया गया।
कायम शाह के फार्म हाउस की वीरान गोशे में तेरी कब्र खोदी गई, तुझे नशावर दवा पिला दी गई। जब तुझ पर गहरी नींद तारी हो गई तो तुझे बेहोशी की हालत में कब्र में फेंक दिया गया। फिर तेरी कब्र को पत्थरों से भरकर मट्टी बराबर कर दी गई और कामरान से कह दिया कि तुम लोग इलाका छोड़ गए। कामरान को तेरे साथ गहरा लगाव था, उसने तुझे बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन तू मनोपत्थरों तले दफन थी, कैसे मिलती? अम्मा अम्मा, अनारा की अचानक घुटी घुटी आवाज सुनाई दी। हाँ क्या हुआ? माई पंखी ने पूछा। अम्मा मेरा दम घुट रहा है, मुझे वापस बुला, जल्दी कर, अनारा चीखी। बुलाती हूँ, 1 मिनट रुक, माई पंखी ने कहा। फिर उसने तेजी से कुछ पढ़ा, पहले घर की तरफ देखकर फूंक मारी और जोर से बोली, चल रही, 2 कदम उल्टे पांव चल। अनारा ने बगैर मुड़े 2 कदम पीछे रखे। एकदम उसे झटका सा लगा। जब सर उठाया तो खुद को पहले घर में पाया। माई पंखी ने उसे सामने देखकर चांदनी का तावीज अपने गले में डाला। उस पर शदीद किस्म की थकन तारी थी। वो बड़ी मुश्किल से उठी और चारपाई पर जा लेटी और बोली, अंजू मैं थक गई हूँ, अम्मा मैं आती हूँ। अनारा पहले घर से निकली। वो अभी मुकम्मल तौर पर होशो आवाज में न थी। उसे चक्कर आया। उसने खुद को संभाला और माई पंखी के साथ चारपाई पर बैठ गई और बोली, अम्मा क्या तेरा सर दबाऊं? हाँ अंजू, माई पंखी ने फौरन कहा। बड़ा कठिन होता है ये सफर। अनारा जवाब में कुछ ना बोली, खामोशी से उसका सर दबाने लगी। अनारा का अभी मुकम्मल तौर पर सांस बहाल ना हुआ था। वो लंबे और गहरे सांस ले रही थी। जब माई पंखी ने उसे कब्र में फेंके जाने और पत्थरों में जिंदा दबाने की रुदाद बयान की तो उसे लगा जैसे वो कब्र में मौजूद है और सांस घुटने की कैफियत से 2-4 है। अगर वो माई पंखी को दम घुटने का ना बताती तो मुमकिन था कि वो मौत की अज़ियत से गुजर जाती, लेकिन ये सोचकर कि उसे जिंदा पत्थरों में दबा दिया गया था और वो दबे दबे मौत से हिमकनार हो गई थी, उसका दिल कांप रहा था। फिर उसे कामरान का ख्याल आया। कैसा बांका सजीला नौजवान था, कैसा टूट कर चाहता था वो उसे। जाने उस पर क्या गुजरी होगी, जाने कितने अरसे तक वो उसे तलाश करता रहा होगा। बस अनारा, अचानक माई पंखी ने उसके हाथ पर हाथ रखा। जा, रात गहरी हो गई, अब अंदर चली जा। अच्छा अम्मा जाती हूँ, अनारा चारपाई से उठते हुए बोली। बत्ती बंद कर जाना, माई पंखी ने दीवार में लगे बल्ब की तरफ इशारा किया। अनारा ने लाइट बंद की और अंदर कमरे में चली गई। आज अम्मा ने उसे पहला घर दिखाया था, अभी 6 घर और बाकी थे। अम्मा ठीक ही कहती थी कि वो जन्म जली है, अभागन है।